कितने हैं? 28 आउट ऑफ। गुड, कांग्रेचुलेशंस। हाईएस्ट कितने हैं? आपके हैं? 30 हैं? चलो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, वो भी पॉसिबल होगा। चलिए भाई, क्या चल रहा था? असाइनमेंट तो आज वापस लेना है ना? यस। जाते समय लेंगे, अभी कुछ स्टूडेंट्स कम होंगे ना, तो अटेंडेंस के साथ में ही लेंगे, और जो नहीं रहेंगे तो साथ के साथ घर पे मैसेज भी कर देंगे ना कि असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है। अच्छा रहता है ना, पापा मम्मी को बात पता लगती रहनी चाहिए ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन फिर से करा दें? चलो ज्यादा समय करा देंगे, ठीक? लास्ट में थोड़ा याद दिलवा देना, तो करा देंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोगों को शुरू करनी है, और वो है लॉज ऑफ मोशन। अगेन थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों को इस यूनिट में भी जरूरत पड़ने वाला है। तो अगर किसी का कोई डाउट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर, तो निश्चित रूप से वो उसको अपना संभाल ले, ठीक? हम लोगों ने जब बात की थी मैकेनिक्स की, तो उसमें एक ब्रांच पढ़ी थी डायनामिक्स, ठीक? बेसिकली डायनामिक्स is a branch of physics in which we deal all the objects which are in motion with the account why they are in motion. तो निश्चित सी बात है, अभी भी हम लोगों को मोशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक? बस बात इतनी सी होगी कि मोशन क्यों हो रहा है, ये बात और पढ़नी है। जब मोशन के बारे में पढ़ना है तो दो ही तरह का मोशन हमारे सामने आता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? अब जब यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी, यानी स्पीड की, डिस्टेंस की, टाइम की, यूनिट्स, डायमेंशन, एनालिसिस, फिर दोबारा हमें जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन की बात आती है, तो वही चार इक्वेशंस v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड इक्वल्स टू, वो चारों इक्वेशन फिर हमें जरूरत पड़ने वाली है। यानी वही सारी चीजें हमारी यहाँ पे होनी है, और स्पेशली हम लोग यहाँ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोशन का जो कॉज होता है वो जनरली फोर्स होता है, ठीक? तो स्पेशली हमें किसके बारे में पढ़ना है? फोर्स के बारे में पढ़ना है। कितने तरह के फोर्स लगते हैं, कैसे काम करते हैं, तो काफी सारी चीजें तो रिपीटेड होंगी। रिपीटेड इसलिए होंगी कि हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट की है, काइनेमेटिक्स की है, उसमें काफी सारी चीजों को यहाँ से भी उठा के डाल दिया था। आसान लगेगी आप लोगों को यूनिट निश्चित रूप से, और कुछ चीजें तो ऐसी लगेंगी कब शुरू हुई कब खत्म हो गई, ठीक? बस कंडीशन एक ही है कि जो भी काम जिस दिन यहाँ कराया जा रहा है सेम डे उसको परस्यू करते चले जाए। शुरुआत यहाँ अगेन अरस्तु और गैलीलियो से ही होती है। अरस्तु अगेन एक फिलोसोफर, उनका मानना कुछ ऐसे था कि अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो तब तक होगा जब तक कि उस पर कोई एडिशनल फोर्स हम लगा रहे हैं। मोशन होना बंद हो जाएगा अगर उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दें। अब ये फोर्स क्या है? पुल या पुश है, जो कई सारे काम कर सकता है। किसी बॉडी को मोशन दे सकता है, मोशन को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक? कई बार उसकी शेप बदल सकता है, कई बार उसकी ओरिएंटेशन बदल सकता है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन में आपने पुल एंड पुश पढ़ा है, इसके अलावा ये सारी बातें भी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी चाहिए कि इससे ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है, इससे शेप भी चेंज हो सकती है, किसी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, इवन दैट बॉडी के मोशन को ब्लॉक भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो अरस्तु के बारे में कर रहे थे, तो वो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट नहीं थे। उनका अपना ऐसा मानना था
कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स लगा रहे। अप्रोक्सीमेटली 2000 साल बाद गैलीलियो ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सोचा, ड्रैगिंग फोर्स के बारे में सोचा, और उन्होंने अरस्तु को थोड़ा सा सही कर दिया कि भाई कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक कि उसको अपोज करने वाला कोई मोशन ना हो। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसमें कोई अपोजिंग फोर्स है, तो उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की जरूरत है। अगर अपोजिंग फोर्स नहीं है तो बॉडी मोशन में ही बनी रहेगी। ऐसा गैलीलियो ने रेक्टिफाई कर दिया। किसको? अरस्तु। तो ये तो एंशिएंट समय में जिन लोगों ने जैसा सोचा, अरस्तु और गैलीलियो ने उन दोनों की बात। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अरस्तु का फॉल्सिफिकेशन, यानी उनको एक भ्रम था, और ये भ्रम दिन दो चार नहीं बना रहा, अप्रोक्सीमेटली 2000 साल बना। समझते हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स कंबाइंड टुगेदर। देखिए, गैलीलियो ने बेसिकली इस बात को प्रूव करने के लिए कि किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट किए, बड़े मजेदार से एक्सपेरिमेंट किए। क्या? एक इन्होंने एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और इसमें यहाँ पे आयरन बॉल ले ली, आयरन का ये ले लिया। जब तक वो फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे सरफेस चूज किए आज की डेट में जिनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम था या था ही नहीं। ठीक, यहां से बॉडी रोल करती हुई गई और सेम हाइट लेवल तक ऊपर चढ़ गई, वर्टिकल हाइट की बात है। अब उन्होंने क्या किया, एक साइड का जो इंक्लिनेशन था उसको चेंज कर दिया, डिस्टेंस ज्यादा कवर हुई लेकिन हाइट लेवल वहीं तक गई, और इंक्लाइन प्लेन को चेंज कर दिया, हाइट वही रही, डिस्टेंस बढ़ गई। तीसरा इंक्लाइन प्लेन उन्होंने कुछ इस तरीके का ले लिया। अब यहां अगर आप देखें तो इस हाइट से ये बॉल जब यहां रोल करते हुए जा रही है तो ये तो इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि सरफेस तो उन्होंने ऐसा चूज किया था जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम था। जब मिनिमम था तो निश्चित रूप से बहुत लंबी दूरी तक ये बॉल चलती चली गई। गॉट इट? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अरस्तु को क्या कर दिया था, एक तरीके से फेल कर दिया। इसके बाद में बात आती है हमारी इनर्शिया की। एग्जैक्टली इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जिसके तहत उसमें होने वाले किसी भी चेंज को बॉडी अपोज करती है। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू इट अपोज any change in their orientation, shape, whatever so motion और state। एक वर्ड में बोलेंगे तो सीधे सीधे क्या कहेंगे, inertia is a property of a body by virtue it oppose any change in their state। अब state तीन तरह की हो सकती है। state of rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहेगी। state of motion, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही बने रहना चाहेगी। और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। लॉ ऑफ इनर्शिया अलग कॉन्सेप्ट। क्लियर? इनर्शिया का फंडा क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब बहुत बाद में आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने इस इनर्शिया को ही एक तरीके से रीडिफाइन कर दिया। दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो अब आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में और इनर्शिया में डिफरेंस क्लियर हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को ही डिफाइन करता है। ये बात तो अपने आप में ठीक है। रिंकी है क्या बेटा? रिंकी छोड़ने आई है क्या अभी तुम्हें? चलो अब जाने तो गई, अगली बार आएगी तो उसको ना सर से मिल के जाना। हमारी पुरानी स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट। चलिए, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या करता है,
इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया के बारे में बताता है, ठीक। जबकि इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया इज द बेस फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। गैलीलियो ने जो रेक्टिफिकेशन किया था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करती है, तो बस उसकी लैंग्वेज को ही चेंज किया किसने? न्यूटन। ये कॉन्सेप्ट था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लेकर के। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जस्ट लाइक सबसे बढ़िया एग्जांपल है बस का। बस में आप खड़े हैं, सीट नहीं मिल पाई और ऊपर जो हैंड रेल है वो भी टूटी हुई है। अब खड़े हैं, अचानक से मान लीजिए बस ड्राइवर ने उसको आगे बढ़ा दिया, तो होता क्या है? फ्लोर के कांटेक्ट में जो पैर थे अच्छा हाँ बेटा आना कहाँ है? अक्षता कहाँ है? आप अंदर आ जाइए, कोई ना। हाँ भाई, तो फ्लोर के कांटेक्ट में आपके पैर थे, तो पैर तो मोशन में आ गए, लेकिन ऊपर जो बॉडी थी वो मोशन में नहीं आई। अल्टीमेटली क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिरते हैं या महसूस करते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मान लीजिए आप बस में खड़े हैं, ऊपर पकड़ने के लिए कुछ है नहीं और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, तो जो उसकी फ्लोर है रेस्ट में आ गई, आपके पैर भी रेस्ट में आ गए, लेकिन ऊपर की जो बॉडी थी वो रेस्ट में नहीं आई। ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की तरफ गिरने की टेंडेंसी रखती है या गिर जाती है। क्लियर? तीसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, कौन सा? डायरेक्शन वाला। मान लीजिए आप बस में ही बैठे हैं और अचानक से, आपको नहीं पता था, नींद में थे, अचानक से बस वाले ने एक कट लगा दिया या किसी कर्व पे बस को मोड़ दिया, तो आप बाहर की साइड में झुक जाते हैं या बाहर की साइड में आपकी टेंडेंसी हो जाती है। अगर खड़े हैं तो ज्यादा होगी, अगर बैठे हैं तो बैठने पे क्या होता है? पैर हमारे नीचे फ्लोर पे हैं, हमारा बेस सीट पे है और बैक भी हमारी सीट पे लगी हुई है, तो काफी हिस्सा हमारा बस के कांटेक्ट में होता है। अल्टीमेटली हमें जो इनर्शिया के इफेक्ट्स हैं वो कम महसूस होते हैं और खड़े होने पे कंपेरेटिवली ज्यादा। क्लियर है? लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोगों को क्लियर है? फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया को। अब देखिए, यहीं से इनर्शिया के लॉ से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को भी क्लासिफाई कर देते हैं। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपली ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एग्जांपल में कोई भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा। इसके अपोजिट कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है, क्या एक्सेलरेटेड है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं है। क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया को स्पेशली हम लोग कहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनमें न्यूटन के तीनों ही लॉज क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, एग्जैक्टली वैलिड नहीं होते। लेकिन मेनली कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया इनवैलिड होता है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें। सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक। अर्थ जो है एक सर्कुलर मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है? दोनों चीजें हैं। अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन है, सन के चारों तरफ घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है। दोनों डायरेक्शन हर समय चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? नॉन इनर्शियल होना चाहिए। कब? जब मैं अर्थ के बाहर खड़ा हूं, मेरा ऑब्जर्वर अर्थ के बाहर है, अर्थ के क्लाइमेट से बाहर है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं अर्थ पे ही खड़ा हूं तो ये मुझे
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगेगा। कारण मेरा एक्सीलरेशन और अर्थ का एक्सीलरेशन सेम है, हम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? इनर्शियल होगा। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल भी कहीं ना कहीं रेस्पेक्टिव है, इररेस्पेक्टिव कोई भी चीज फिजिक्स में नहीं होगी। ठीक है, आप मून पे खड़े हैं और मून पे खड़े होकर के अर्थ के बारे में कोई स्टडीज लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक, आप अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े होकर के कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्वियसली क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ। अब ये तो हो गई थोड़ी दूर की बात, मून पे कौन जाएगा ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं किसका? लिफ्ट का। मोस्टली घरों में आप लिफ्ट मिलती है ना। लिफ्ट का मोशन तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी 0, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मे बी अप और डाउन, डजंट मैटर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो ये होगा मेरा कैसा? नॉन इनर्शियल। ठीक है, जब ये इनर्शियल, ये जब हमारा ए होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो डेल्टा वी मेरा 0 नहीं होगा। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होगा, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? देखो, जनरली लिफ्ट वाले केस में आप भी अंदर हो और आपका ऑब्जर्वर भी अंदर है, तब तो वही अर्थ वाला केस बन गया, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आप बाहर हो, आप ऑब्जर्वर बाहर हो और ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो अंदर है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन कब? तब जब डेल्टा वी मेरा नॉन जीरो है, जब मेरा एक्सीलरेशन इसमें इफेक्टिव है। नो डाउट। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं तो नो डाउट उसमें हम इन तीनों लॉज को आसानी से अप्लाई नहीं कर पाते, वहां फिर कुछ अदर फोर्सेस हम लोगों को लेने होते हैं, और जनरली उन अदर फोर्सेस को नाम देते हैं सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। ये बात समझ आ गई? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एस्पेक्ट है वो सीबीएसई क्लासेस के लिए तो एक तरीके से यूजलेस है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये दो एग्जांपल हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक नई क्वांटिटी लेते हैं, और नई क्वांटिटी है मेरी क्या? मोमेंटम। मोमेंटम, जब कंजर्वेशन लॉस की बात कर रहे थे तो मोमेंटम के ऊपर हम लोगों ने काफी कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। वही एक्सप्लेनेशन एक तरीके से फिर दोबारा से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां रिपीट कर रहे हैं। Exactly, momentum is termed as quantity of motion. Quantity of motion. Quantity of motion को मैं mass into velocity से क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा। जनरली स्मॉल p से डिनोट करूंगा। वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेलोसिटी होगी, इसको मास इनटू स्पीड आप कभी भी नहीं कह सकते। नई क्वांटिटी है, डायमेंशनल एसेस निकाल सकते हो, m1 l1 p-1। यूनिट की बात करो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हैव अ डाउट? अगर सीजीएस में लेते हो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ गया। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। तीन क्वांटिटी है, मास है, वेलोसिटी है और क्या है? ठीक। अगर कोई बच्चा ऐसा कहना चाहे P is directly proportional to V, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करना चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज m, एग्जैक्टली m इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक अलग बात है कि हम इसको मास कहते हैं और कांस्टेंट की तरह से जनरली ट्रीट नहीं करते। वेरिंग मास कई बार हम लोगों को सिस्टम में मिल जाता है, तो ये लेकिन है क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। P इक्वल टू कितना हो गया? m भी हो गया।
अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लो। 1 2 3 तीन क्वांटिटी हमारे पास में है, तो कोई भी दो क्वांटिटी आपकी वेरिएबल होंगी और तीसरी क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स होगी। सबसे पहले मैं मास को ही फिक्स लेता हूं, ग्राफ की बात करता हूं। वेलोसिटी और मोमेंटम इन दोनों में से कॉज कौन है, वेलोसिटी कॉज है और मोमेंटम इसका इफेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे को मिल गया, नहीं कोई दिक्कत। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लूं तो मेरा मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। मैं यहां पे मास ले लेता हूं, ये मोमेंटम ले लेता हूं, अगेन स्ट्रेट लाइन। हैव इट आउट? ओके, फर्दर हम लोग बात करना चाहेंगे, इफ आर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इफ p इज कांस्टेंट, अगर मेरा p कांस्टेंट है तो क्या होगा साहब, आप दो तरीके से ग्राफ बना पाएंगे। एक वेलोसिटी ले लेते हैं, एक 1/m ले लेते हैं, रेसिप्रोकल करके ले लेते हैं, तो अगेन आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। एक ग्राफ ये ले सकते हैं जिसमें मास ले लें और 1/v ले लें, तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप इसमें वेलोसिटी और मास लेते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। कहीं को डाउट? ये कॉन्सेप्ट है हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, मोमेंटम को लेकर के और डिफरेंट उसकी क्वांटिटीज को लेकर के। किसी को कोई दिक्कत बोलो? नहीं है? अब इसके ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिल सकते हैं, हमने यहाँ दे भी रखे हैं। सम एवरीडे फिनोमेना बेस्ड ऑन मोमेंटम। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि इसमें 5 फिनोमेना दे रखे हैं, फटाफट आप यहीं बैठ के एक बार पढ़िए, 5 फिनोमेना पढ़िए, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर किसी में कोई डाउट आता है या आपको लगता है कहीं स्पेल में प्रॉब्लम है या कहीं कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको मेरे से शेयर कर लें, मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। समझ के पढ़ रहे हैं, पेन पेंसिल आपके पास में है, अगर आप कुछ अंडरलाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अंडरलाइन करें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं, सिर्फ रीड नहीं करना।